दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हो चुका है 8 जून 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों अगर आप इसी तरीके से बिहार की टॉप न्यूज रोजाना पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को यानी कि केडीबी लाइव को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। भारत में जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि लॉकडाउन को एक बार फिर से देश में लागू किया जा सकता है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह में 60,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे कई राज्यों में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। लोगों के पास उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए बेड भी नहीं मिल रहे हैं। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो फिर लॉकडाउन प्रतिबंध फिर से लागू किया जा सकता है। जी हाँ, ये बातें सरकार की तरफ से नहीं कहा गया है, बल्कि एक अनुमान के मुताबिक केडीबी लाइव आपको सचेत कर रहा है। दोस्तों अगर आपके पास पैन कार्ड है तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको 10,000 रुपए का चूना लग सकता है। जी हाँ, अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो आई कार्ड विभाग आपके पैन कार्ड को रद्द कर देगा, और अगर उसके बाद भी पैन कार्ड का उपयोग करते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। आई कार्ड विभाग की ओर से पहले ही सभी अनलिंक्ड पैन कार्ड को निरस्त करने का ऐलान किया था। अब आई कार्ड विभाग ने नई अधिसूचना जारी करके ऐसे पैन कार्ड धारकों को पैन रद्द करने का आदेश दिया है जिन्होंने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। बिहार वापस लौटने वाले मजदूरों को काम देने के लिए नीतीश सरकार के वादे पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। लिहाजा बहुत जद्दोजहद के बाद बिहार लौटे मजदूर अब फिर से रोजी रोटी की तलाश में बिहार छोड़कर दूसरे राज्य जाने लगे हैं। पूर्णिया में मजदूरों से भरी लग्जरी बस बिहार से हरियाणा के लिए रवाना हो गई। दरअसल बिहार के पूर्णिया जिले में कुछ दिन पहले ही प्रवासी मजदूर स्पेशल ट्रेन से अपने राज्य यानी कि अपने घर लौटे थे। सरकार के फरमान के मुताबिक वे 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहे, लेकिन वापस घर आए तो रोजी रोटी की समस्या सामने आ गई। लिहाजा वे फिर से काम करने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने लगे। आरजेडी ने कल गरीबों अधिकार दिवस को लेकर थाली बजाने का ऐलान किया था। यह थाली बिहार में नहीं बल्कि विदेश में भी बजी। जी हां, सिंगापुर में रह रही लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने वहां पर थाली बजाकर सर्ववीर वीर भाइयों को याद किया, साथ ही चम्मच लेकर थाली बजाई। रोहिणी ने थाली बजाने के साथ साथ बिहार सरकार से सवाल भी किया। वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि थाली बजाकर मजदूर भाइयों के समर्थन में सोई हुई बिहार सरकार को जगाइए। स्पेन को पीछे छोड़कर भारत वैश्विक महामारी से सबसे बुरी तरीके से प्रभावित दुनिया का 5वां देश बन गया है। जी हां, अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार भारत में संक्रमण के मामले बढ़कर 2,45,670 हो गए हैं, जबकि 6600 से अधिक लोग इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। पिछले 24 घंटे से भी कम समय में भारत इस महामारी के मामले में संख्या की दृष्टि से इटली और स्पेन से भी आगे निकल गया है। अब अमेरिका, ब्राजील, रूस और ब्रिटेन ही इस मामले में सबसे आगे है। इस विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार स्पेन में अब तक इस महामारी के 2,41,310 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि भारत 2,50,000 को पार कर गया है। बिहार में इस बार 11 से 13 जून के बीच मानसून प्रवेश कर सकता है। प्री मानसून में अब तक हुई अच्छी खासी बारिश और केरल में अपने तय समय 1 जून को मानसून के प्रवेश के बाद उस हिस्से में हो रही अच्छी बरसात से इसकी उम्मीद जगी है। पहले बिहार में मानसून के प्रवेश करने की तिथि 12 से 15 जून निर्धारित थी, लेकिन लगातार पिछले कई वर्षों से इसके देर से आने के बाद मौसम विभाग ने इसके बिहार प्रवेश का समय आगे खिसकाकर इस बार 16 जून किया था। लेकिन प्री मानसून के महीने मार्च, अप्रैल, मई में हुई ठीक ठाक बारिश और अनुकूल परिस्थितियों से यह अनुमान लगाया गया है कि 11 से 13 जून के बीच मानसून बिहार पहुंचेगा। 8 जून को एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो 9 जून को ओडिशा के तटीय इलाके में बारिश कराएगा। इसका प्रभाव बिहार पर 11 से 13 जून के बीच पड़ेगा और यहां बरसात की शुरुआत होगी। 20 जून तक पूरे बिहार में इस बार अच्छी बारिश होगी। बिहार में विभिन्न प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों के बाद किशनगंज में भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी हां, इसको देखते हुए जिला वासियों को अधिक सतर्कता पालन करने की जरूरत है। ये बात किशनगंज के डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने कही है। उन्होंने कहा है कि अनलॉक 1 में शहर की स्थिति सामान्य हो रही है, मगर आज भी यहाँ 10 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। डीएम आदित्य प्रकाश ने कहा है कि अनलॉक 1 में जितनी छूट दी गई है इसमें घर से अति आवश्यक हो तभी निकलें। कारोबारी अपने प्रतिष्ठानों पर 2 गज की दूरी बनाकर रखें। बिहार के गोपालगंज में कल उस वक्त लोगों को हैरानी हुई जब गर्मी के महीने में सर्दी का एहसास होने लगा। जी हां, दरअसल यहां सुबह सब कुछ अन्य सामान्य दिनों की तरह था, लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद बादल से पूरा आसमान घिर गया और हर तरफ घने कोहरे ने
पूरे आसमान को ढक लिया। यह पहली बार हुआ है जब जून के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, तब ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की वजह से दिन में ही शाम जैसा नजारा दिखने लगा और विजिबिलिटी कम हो गई। विजिबिलिटी कम होने से नजदीकी की चीजें भी काफी धुंधली दिखाई देने लगी। ऐसा नजारा गोपालगंज शहर और उसके आसपास के गांवों में कई घंटे तक देखने को मिला। ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि निसर्ग तूफान की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। सुबह तापमान भी 28 डिग्री से घटकर अचानक 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम दर्ज किया गया। यह अद्भुत नजारा देखकर लोग रोमांचित हो गए। देश में लॉकडाउन के चलते बंद चल रहे धार्मिक स्थलों को आज यानी कि सोमवार से खोल दिया जाएगा। जी हां, धार्मिक स्थलों को खोले जाने को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। बिहार की राजधानी पटना का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर भी 8 जून यानी कि आज से ही आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मंदिर प्रशासन ने कई तरह के प्रबंध किए हैं। मंदिर प्रशासन ने ऑनलाइन दर्शन को लेकर और कई तरीके से व्यवस्था को लागू किया गया है। खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के साथ साथ दर्शन, पूजा और प्रसाद ग्रहण के लिए कुछ सख्त नियम भी लागू किए गए हैं। बिहार में टिड्डियों का हमला हो सकता है, इसको लेकर कृषि विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के 10 जिले यानी कि कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण में यह हाई अलर्ट जारी किया है। टिड्डी दल पहले ही किसानों के फसल को नुकसान पहुंचाकर कई राज्यों में तबाही मचा चुके हैं। ऐसे में बिहार के किसानों को अलर्ट रहने को कहा गया है और जैसे ही टिड्डियां दिखे उसे तुरंत कृषि विभाग को सूचित करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने टिड्डियों को लेकर बिहार में अलर्ट जारी करने के साथ ही पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक लड़ाई लड़ने के लिए सर्वेक्षण दल भी तैयार कर लिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने रविवार को यानी कि कल पूरे बिहार में थाली पीटो अभियान का आयोजन किया। इस कड़ी में दिन के 11 बजते ही पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में भी राजद कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से थाली पीटी। पटना में इस कार्यक्रम के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार गरीबों और मजदूरों को प्रताड़ित कर रही है। यही कारण है कि 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसे वक्त में जब बीजेपी को मदद पहुंचानी चाहिए थी, तब वह डिजिटल रैली के माध्यम से अपना चुनावी आगाज कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरा मानना है कि बीजेपी मजदूरों पर राजनीति कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को बिहार के मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी लोगों को सुरक्षित गांव तक पहुंचाना है, लेकिन यह काम सरकार नहीं कर पा रही है। जब विपक्ष ने इसकी आवाज को उठाने की कोशिश की तो बीजेपी के कई मंत्री सफाई देने सामने आ गए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में हाहाकार मचा हुआ है और बीजेपी के नेता रैली कर रहे हैं। अब तक आप लोगों ने लोगों के लिए घर बनाने वाले बिल्डरों को देखा होगा, लेकिन बिहार के छपरा में कुछ ऐसे भी लोग बिल्डर हैं जो चिड़ियाओं के लिए घर बनाते हैं। जी हां, चिड़िया के लिए घर बनाते हैं। दरअसल छपरा के युवाओं की टोली बेजुबान चिड़ियों के लिए आशियाना बनाती है और उनके लिए खाने की व्यवस्था भी करती है। देशबंदी में युवाओं के इस प्रयास की काफी सराहना हो रही है। छपरा के मौना मोहल्ला के रहने वाले युवा सुबह होने के साथ ही घरों से निकल पड़ते हैं और उन जगहों की तलाश करते हैं जहां चिड़ियों का आना जाना होता है। इन जगहों पर अगर चिड़ियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था में कोई दिक्कत होती है तो फिर ये युवा वहां टीन की घोंसला बना देते हैं जिसमें दाना पानी रखा जाता है। इस घोंसला में चिड़िया के लिए न सिर्फ रहने की व्यवस्था होती है बल्कि इसमें भोजन और पानी की भी व्यवस्था की जाती है। अब चिड़िया यहाँ आती है तो फिर उसे काफी अच्छा महसूस होता है क्योंकि ठंडे में रहने के साथ साथ घोंसले में भोजन और पानी भी मिल जाता है। आज के वर्तमान समय में बहुत से लोग आईआईटी इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का यह सपना पूरा हो पाता है। एक रिपोर्ट की माने तो आईआईटी एग्जाम भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है। इसमें सफलता पाने वाले लोग दुनिया में बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर और बड़े अधिकारी बनते हैं। आज इसी विषय पर जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में एक ऐसा गाँव के बारे में जिस गाँव के हर घर में आईआईटी इंजीनियर है। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार बिहार के गया जिले में पटवा टोली के नाम से मशहूर यह गांव आईआईटी इंजीनियर के लिए जाना जाता है। इस गांव के घर घर में एक आईआईटी इंजीनियर है। हर साल यहां के छात्र काफी मात्रा में आईआईटी जैसे बड़े संस्थान में एडमिशन लेते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि पटवा टोली के बच्चों देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग परीक्षा आईआईटी जेईई को पास करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं और दुनिया को भूलकर एक एग्जाम को निकालने के लिए मेहनत करते हैं। यहाँ के छात्र अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बड़े बड़े पदों पर नौकरी कर रहे हैं। बिहार में 1 जुलाई से बालू खनन होने वाला है। बिहार में लॉकडाउन पीरियड के दौरान बालू का खनन पहले ही 2 महीने तक बाधित रहा। अब सरकार फिर बालू के खनन को बंद करने वाली है। इससे बिहार में बालू की किल्लत हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार जुलाई से लेकर सितंबर महीने तक नदियों में बालू का खनन नहीं किया जा सकता है।
इसको लेकर एनजीटी ने गाइडलाइंस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बंदोबस्तधारियों को घाट के किनारे 300 फीट तक बालू स्टॉक करने की अनुमति दी गई है, लेकिन फिलहाल बाजार में मांग को देखते हुए ये स्टॉक नहीं बन पाया। इससे बिहार में बालू की किल्लत हो सकती है। देश में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामले के बीच कल रविवार को अमित शाह ने वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का शंखनाद कर दिया है। अमित शाह ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया, तब इसी बिहार से उठी आंदोलन की आवाज ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया था। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि राजद ने देर से ही सही, लेकिन थाली बजाकर पीएम नरेंद्र मोदी की बात मान ली है। उन्होंने कहा है कि ये चुनावी रैली नहीं है, ये रैली देश के करोड़ों लोगों को संक्रमण के खिलाफ की लड़ाई से जोड़ने की रैली है। जो लोग इसका विरोध करते हैं वह सभी लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष ने 75 वर्चुअल रैली का आयोजन किया है। इसके माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 में एनडीए को जनादेश देकर सरकार बनाने में योगदान के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद कहना चाहता हूं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने रविवार को यानी कि कल सोशल मीडिया कैंपेन बिहार बचाओ मौका है की शुरुआत की है। राज्य भर से 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने फेसबुक लाइव के माध्यम से बिहार बचाने का आह्वान किया है। इस मौके पर मजदूरों को अपराधी कहने वाले नीतीश सरकार से सार्वजनिक माफी मांग करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य में यानी कि बिहार में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। लॉकडाउन में छोटे और मंझले व्यापार का कारोबार बंद हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने लोगों को बेसहारा छोड़ दिया है। बिहार प्रदेश युवक कांग्रेस रविवार यानी कि कल भाजपा की वर्चुअल रैली के खिलाफ सड़क पर उतरी। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटना सहित राज्य के कई जिलों में काले रंग के गुब्बारे उड़ाए एवं भाजपा के संवेदनहीनता के खिलाफ आवाज बुलंद की। बिहार सरकार ग्रेजुएट पर इस लॉकडाउन में काफी मेहरबान नजर आ रही है। ऐसे में बहुत से ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए अच्छा मौका है सरकारी नौकरी पाने का, वो भी डिपार्टमेंट में जिसमें जाने के लिए सभी लोग सोचते हैं। बिहार सरकार के कई विभागों में नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। बिहार सरकार सहायक अभियंता, सहायक इंजीनियर और प्रबंधक के लिए वैकेंसी निकाला है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये सभी नौकरियां अलग अलग विभागों में हो सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2020 है। इसके लिए आप बिहार सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर विजिट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देश में मास्क का उत्पादन जरूरत से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में चिकित्सा उपकरण उद्योग ने सरकार से अधिवेश उत्पादन के निर्यात की अनुमति देने का आग्रह किया है। उद्योग का कहना है कि सरकार को गैर N95 मास्क के निर्यात पर रोक को हटाना चाहिए। इससे मैन्युफैक्चरर्स को अपना स्टॉक निकालने में मदद मिलेगी और उत्पादन एक बार फिर से पूरी क्षमता से हो सकेगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपने को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं।